Dear students, today we will discuss about cell proliferation measurements. जो हमने कल इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि सेल proliferation क्या होता है, हम इसको मेजर कैसे करते हैं. तो ये जो मेजरमेंट होता है डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ सेल proliferation which is providing us information about the process of cell proliferation and growth. मतलब किस तरह से सेल proliferation हो रहा है, किस तरह से ग्रोथ हो रहा है, वो हमें पता चलता है. और ये जो रेट होता है सेल proliferation का वो अलग अलग सेल्स में डिफ़र कर सकता है क्योंकि सेल की टाइप अलग है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट, देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ वेरियस ग्रोथ फैक्टर्स. तो जो मेजरमेंट होता है रेट ऑफ सेल proliferation का, जो कि हम इन विट्रो स्टडीज़ में करते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है साइटोटॉक्सिक और एपोटोसिस स्टडीज़ के लिए. इन वाइवो जो स्टडीज़ होती हैं उसमें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अलग अलग जो स्टेप्स होते हैं सेल proliferation के वो कैसे होंगे और जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होंगी डिफरेंट एनिमल्स की वो कैसे होंगी. इस तरह से हम ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड सेल्स की स्टडी कर सकते हैं. तो व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द सेल proliferation मेजरमेंट? ये है कि हम इससे डिटेक्ट करते हैं सेल वायबिलिटी को. मेजरमेंट होता है नंबर ऑफ सेल्स का, और जो चेंजेस हो रहे हैं रेट ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स वो कैसे हो रहे हैं ये हमें पता चलता है. जो फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर अगर हम डिपेंडिंग देखें कि वो जो कंसिडरेशन में लिए जाते हैं सेल proliferation मेजरमेंट में, उनको हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं. तो देर आर बेसिकली 4 essays we are going to study the measurement of cell proliferation. तो एक तरह से हमने देखा कि सेल proliferation जो मेजरमेंट है इट इज़ प्रोवाइडिंग अस इंसाइट अबाउट व्हाट इज़ द रेट ऑफ सेल डिवीजन इन द सेल ग्रोथ इन द सेल्स. पहला जो मेथड है वो है रेट ऑफ डीएनए सिंथेसिस बेस्ड एसेज. इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो पहले होता है बिफोर सेल डिवीजन इन द एस फेज. तो जो डिटर्मिनेशन होता है रेट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा गया है रेट ऑफ सेल proliferation से. जो अमाउंट है आपका डीएनए सिंथेसाइज उसको हम मेजर करते हैं जब हम लेबलिंग करते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं या फिर जो सिंथेटिक न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स जो हमने ग्रोथ मीडिया में प्रिपेयर किए हैं उनकी हम लेबलिंग करेंगे. अब ये जो सिंथेटिक न्यूक्लियोसाइड हैं या लेबल न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको फिर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं डीएनए में, जिसकी कि हमें मेजरमेंट करनी है सेल proliferation सेल्स की. अब ये जो डिटर्मिनेशन होगा डीएनए सिंथेसिस का, क्योंकि हम उसकी लेबलिंग कर रहे हैं, वी आर यूजिंग रेडियो एक्टिव लेबल 3H थाइमीन and 5-bromo-2-deoxyuridine. So we are basically using radioactive labeled nucleotides for measuring the rate of proliferation in the cells. अब कितना अमाउंट ऑफ डीएनए है उसका जो मेजरमेंट हुआ है बाय मेजरिंग द रेडियोएक्टिव प्रोड्यूस, जितनी कि न्यूक्लियोटाइड्स ने या इम्यूनो एसिड्स ने की है, हम उसको मेजर करेंगे by ELISA method, enzyme linked immunosorbent assay method. So this is your first method to determine cell proliferation, which is known as rate of DNA synthesis based assays. इसमें हम उसकी लेबलिंग करते हैं सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड्स की, फिर हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, फिर हम उसको डिटरमाइन करते हैं रेडियो इम्यूनो एसे टेक्निक से. दूसरा जो मेथड है उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी बेस्ड एसेज. ये जो एसेज हैं इसमें जो मेजरमेंट होता है लेवल्स ऑफ एसेंशियल मेटाबोलाइट्स जैसे कि एटीपी है या रिडक्शन जो पोटेंशियल है सेल्स का अलग अलग सॉल्ट्स के लिए, जैसे कि टेट्राजोलियम है या रिसरज्यूरिन है. जो कॉन्सेंट्रेशन होगा एटीपी का और जो रेशियो होगा आपके अलग अलग NADPH, NAD, FADH, FMNH या NADH का, ये इंक्रीज होता है सेल proliferation में. अब जब हम इन एसेंशियल मेटाबोलाइट्स इंटरमीडिएट्स को प्रेजेंस में टेट्राजोलियम सॉल्ट्स को हम देखते हैं कि दे आर रिड्यूस्ड टू फॉर्मेजिन. कैसे? वाया सेलुलर डिहाइड्रोजिनेज या रिडक्टेज एंजाइम दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय रिजल्टिंग कोलोरोमेट्रिक चेंजेस. अब जब हम डाई को इस्तेमाल करते हैं, एक तो हम करते हैं टेट्राजोलियम विच इज़ अ सॉल्ट जो कि रिड्यूस हो जाएगा फॉर्मेजिन में बाय प्रेजेंस ऑफ रिडक्टेज एंजाइम या सेलुलर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम. फिर हम उसको डिटेक्ट करेंगे कोलोरोमेट्रिक मेथड से. अगर हम दूसरा यूज़ कर रहे हैं सॉल्ट जैसे कि रिसरज्यूरिन डाई है, रिसरज्यूरिन जो डाई है उसमें नॉन फ्लोरोसेंट ब्लू रिडॉक्स डाई का रिडक्शन हो जाता है रिसुरफिन में, जिससे कि रेड फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होता है.
अब जो मेजरमेंट होता है इस मेथड का, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी बेस्ड एसे, इट इज़ बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ मीडिया विच इज़ कंटेनिंग डाई सोल्यूशन यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को यूज़ करते हैं जिससे हम मेजर करते हैं सेल प्रोलिफरेशन इन सेल्स when we are using this metabolic activity based assay. Next method for assay is your antigen associated cell proliferation method. इसमें हम डिटरमाइन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं एंटीजन्स जो कि प्रेजेंट हैं प्रोलिफरेटिंग सेल्स में और जो कि नहीं प्रेजेंट हैं नॉन प्रोलिफरेटिंग सेल्स में, जब एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के थ्रू। इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है anti-K676 एंटीबॉडीज़, जिसको हम यूज़ करते हैं डिटेक्शन करने के लिए प्रोटीन एक्सप्रेस ड्यूरिंग द सिंथेटिक फेज, G2 and M phases of the cell cycle in humans. ये जो एंटीबॉडीज़ हैं however do not detect cells in the GO and G1 phase of the cell cycles. proliferative phases कौन कौन सी होगी? S, G2 और M phases. और resting stages कौन सी होगी? G और G1 phases, they are resting stages. तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी एसोसिएशन है इसको हम डिटेक्ट करते हैं इम्यूनोलॉजिकल एसेज से, जब हम ऑब्जर्व करते हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के नीचे या फिर हम मेजर करते हैं फ्लो साइटोमीटर से। नेक्स्ट जो मेथड है इसको हम कहते हैं वेरिएशन इन एटीपी कॉन्सेंट्रेशन। इसमें डिटेक्शन करते हैं अमाउंट ऑफ एटीपी प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, क्योंकि टाइट रेगुलेशन होता है इंटरसेलुलर एटीपी का विद इन सेल्स। जो एबिलिटी होती है सिंथेसाइज करने के लिए एटीपी, इट इज़ लॉस्ट एट द सेल्स लूज मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। जो भी रिमेनिंग एटीपी होगा उसको हम रिमूव करेंगे एटीपी एज से। तो इसमें हम डिटेक्ट करते हैं अमाउंट ऑफ एटीपी प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन किससे रहेगा? प्रोलिफरेटिंग सेल्स से, क्योंकि टाइट रेगुलेशन देखा गया है इंटरसेलुलर एटीपी का सेल्स के अंदर। तो इस तरह से वेरिएशन इन एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन इज अनदर मेथड। कॉन्सेंट्रेशन जो एटीपी का होता है उसको हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग बायोल्यूमिनेसेंस बेस्ड एसे, जिससे कि एंजाइम ल्यूसिफेरेज और सबस्ट्रेट ल्यूसिफेरेंस से हम यूज़ करते हैं। प्रेजेंस जब होगी एटीपी की तो जो एंजाइम होगा ल्यूसिफेरेज वो क्या प्रोड्यूस करेगा? लाइट, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस। एज मैनी फिशेस, मैनी मेराइन एनिमल्स, दे आर प्रोड्यूसिंग लाइट। और जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके रहेगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटीपी से। ये जो एसे है ये एडवांटेज है, इट इज़ रैपिड, इसमें कोई भी इंक्यूबेशन स्टेप नहीं होता है। ये जो ऐसे हाईली सेंसिटिव है, लेकिन इसको हम 10 सेल से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं पर वेल। ये एक किट बेस्ड मेथड है, इसका जो प्रोटोकॉल है इट कैन डिफर डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट व्हाट यू आर यूजिंग। तो दिस इज़ अनदर मेथड विच इज़ बेस्ड ऑन एटीपी वेरिएशन इन द सेल, जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि भी प्रोलिफरेशन की दर कैसी है। सेल प्रोलिफरेशन और डिफ्रेंसिएशन का एक इंटरलिंकेज देखा गया है कि जो ग्रोथ होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की वो कैरेक्टराइज होती है रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स से। और ये जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं इसको अगर हम देखें, दे आर फॉलोड बाय द डिफ्रेंसिएशन टू प्रोड्यूस डिफरेंट स्पेशलाइज सेल्स, वो टुगेदर मेकअप करेंगे डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। प्रोलिफरेशन जो एम्ब्रियोनिक सेल्स का होगा जिससे कि मास ऑफ सेल्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, अलग अलग सेल्स में वो बन जाएंगी, that is known as differentiation. With the differentiation of such cells, the rate of proliferation decreases because the well differentiated cells don't proliferate. अगर differentiated cell है तभी उसका proliferation होगा, अगर differentiation proper नहीं हुआ है तो वो cell proliferation इतना ज़्यादा सही नहीं होगा। जितनी भी cells हैं adult living beings में उनको हम arrest करते हैं GO stage में in most of the cell cycle। तो जो rate of proliferation होता है, very few types of differentiated cells never divide again, but others can resume proliferation as required to replace the lost cells। तो जो रेट होता है proliferation का वो डिपेंड करता है on the extent of differentiation, with poorly differentiated cells being highly proliferative and well differentiated cells unable to proliferate or proliferating at a prolonged rate। तो rate of proliferation depends on the differentiated cells। अगर एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाता है तो जो नियोप्लाज्म होते हैं वो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं या मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। तो डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन अफेक्ट करता है कैंसरस सेल्स को। एग्रेसिव कैंसर्स पुअरली डिफ्रेंशिएटेड, लेस एग्रेसिव कैंसर्स वेल डिफ्रेंशिएटेड। इसका मतलब सेल प्रोलिफरेशन और डिफ्रेंशिएशन दे आर फाउंड टू हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। प्रीकर्सर जो सेल्स होती हैं दे कंटिन्यू टू डिवाइड अंटिल फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड स्टेट।
टर्मिनल जो डिफ्रेंसिएशन होता है सेल्स का, इट कंसाइंस विद प्रोलिफरेशन अरेस्ट एंड परमानेंट एग्जिट फ्रॉम द डिवीजन साइकिल। जो डिसीजन होता है प्रोलिफरेशन और डिफ्रेंसिएशन का, वो कहाँ पे बनता है, ये निर्देश कहाँ पे होता है कि कितना डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए, कितना प्रोलिफरेशन होना चाहिए, वो G1 फेस में होता है सेल साइकिल के। क्योंकि वो जो G1 फेस है वो किस पे डिपेंडेंट है, ऑन एक्सटर्नल सिग्नल्स या स्टिमुली। इसलिए जो प्रोसेस है सेल प्रोलिफरेशन का और डिफ्रेंसिएशन का, इट माइट अकर वन आफ्टर द अदर, डिपेंड किस पे करेगा, आपको कैसे सिग्नल्स मिल रहे हैं सेल में टू अंडरगो दिस सेलुलर मैकेनिज्म। So in this assay method, what we have learned is there are 4 different methods to measure the cell proliferation measurements, and cell proliferation is dependent on the rate of how the cells they are undergoing differentiation. And I hope that you are able to understand the cell culturing methods in a very fruitful way. Thank you for watching the video.